Hello friends, we are starting today the poetry section of intermediate UP board. यूपी बोर्ड में 12th क्लास का जो पोएट्री सेक्शन है आज हम लोग वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पोएम है, उसका टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जो भी बच्चे इंटर में होंगे यूपी बोर्ड में उन्हें मालूम होगा पहली पोएम है हमारे पास कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, उसी को एक्सप्लेन करेंगे, वो आपको समझाएंगे। ओके, तो I request you all to watch the full video to understand the poem well. इस पोएम को अच्छी तरह से समझने के लिए आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। आई अश्योर यू 100% आपसे गारंटी लेता हूं कि ये पोएम आपको समझ में आ ही जाएगी, बेहतर तरीके समझ में आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसा कि ये टॉपिक बात करता है कैरेक्टर की। कैरेक्टर का मतलब होता है बेटा चरित्र। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, हमको ये टाइटल ही बता रहा है कि हम बात काहे की करने वाले हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ मतलब सुखी जीवन, प्रसन्न जीवन का चरित्र क्या है। कौन सा व्यक्ति सही मायने में इस दुनिया में सुखी है, प्रसन्न है, उसके अंदर क्या बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, क्या नीड है वास्तव में सुखी होने की, क्या जरूरतें हैं, वो पूरी की पूरी पोयम इसी टॉपिक की बात करेगी, इसी जिस्ट की बात करेगी। ओके, किस तरह से व्यक्ति में क्या क्वालिटीज आ जाएं तो वो सुखी हो जाता है। और इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जिनको आप पहले ही वीडियो पॉज कर दीजिए, या तो उसको लिख लीजिए या फिर इस वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो फिर पोएम आपको और बेहतर समझ में आएगी। ओके, तो ये रही वो वर्ड मीनिंग्स, इनको आप देख लीजिए, आइदर आप इनको नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। जब आप इनको पहले देख लेते हैं तो पोएम आपको और भी बेहतर समझ में आने वाली है। लाइक जैसे ये वर्ड आता है सबलाइम, तो ये लिखा है अबाउट द पोएम में। अबाउट द पोएम से हम स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखा हुआ है सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है बेटा उत्कृष्ट या अच्छा। पोजेशन का मतलब होता है धन संपत्ति के सेंस में यूज किया जाता है इसको। डायडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, इंस्पायरिंग, जो चीज़ प्रेरणाप्रद, प्रेरणा देने वाली, शिक्षा देने वाली। आर्मर का मतलब बेटा होता है रक्षा कवच। रक्षा कवच जो पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, कभी राजा महाराजा जब लड़ाई पे जाते थे तो रक्षा कवच पहनते थे। तो यहाँ पे बाजूबंद जो किनारे से पहन लिए जाते हैं, जहाँ पे उनको फिर कोई अटैक का ज़्यादा प्रभाव नहीं होता, उसको इंग्लिश में कहते हैं रक्षा कवच। अटमोस्ट का मतलब होता है बेटा सबसे बड़ा। अनटाइड का मतलब होता है बंधन मुक्त। बंधन मुक्त जो खुला हुआ है, चाहे आप इसको खुला हुआ कह दीजिए, चाहे बंधन मुक्त कह दीजिए। वल्गर का मतलब होता है अशिष्ट या धूर्त। जिस व्यक्ति में शिष्टता न हो, अशिष्ट हो, जिसका व्यवहार अच्छा न हो, उसको बोलेंगे वल्गर। रिट्रीट का मतलब होता है बेटा आराम स्थल या आरामगाह भी कह सकते हैं। फ्लैटर का मतलब चापलूस होता है। ग्रेस का मतलब आकर्षण या कृपा होता है। एंड सर्वाइल का मतलब विभिन्न प्रकार के। इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। बेटा कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसके पोएट होते हैं सर हेनरी वॉटन। आप अपनी बुक को देख लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि बुक आप अगर लेके पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सर हेनरी वॉटर इसके पोएट हैं और टाइटल है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। अबाउट द पोएम में 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं। पोएम के बारे में, अबाउट का मतलब पोएम का मतलब होगा पोएम के बारे में थोड़ा सा जिस्ट लिखते हैं पहले, जिससे आपको पोएम ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ये कहता है द पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स ऑन विच द पोएट्स फेम रेस्ट्स। द पोएम, ये जो कविता है, इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स, ये सर्वाधिक अच्छी कविताओं में से एक है। ये जो पोएम है ये सर्वाधिक अच्छी, सबसे ज्यादा अच्छी पोएम्स में से एक है। ऑन विच द पोएट्स फेम रेस्ट्स, जिसके ऊपर, जिसके आधार पे कवि की प्रसिद्धि आज भी स्थित है। जिसके आधार पे, इस कविता के आधार पे, बेस पे कवि की, लेखक की, ये जो इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटर, इनकी प्रसिद्धि, इनकी फेम आज भी रेस्ट्स मतलब आज भी मौजूद है, स्थित है, इनकी प्रसिद्धि आज भी है। इट इज़ फुल ऑफ मॉरल्स, ये जो कविता है ये नैतिक मूल्यों से भरी हुई है। इसमें नैतिक मूल्यों की बात की जाती है कि सही मायने में आदमी के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उनकी बात करती है। तो इट इज़ फुल ऑफ मॉरल्स, ये नैतिक गुणों से भरी हुई है। द पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट सम क्वालिटीज व्हिच मेक अ मैन्स लाइफ सबलाइम। द पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट, कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है। द पोएट हैज़ पॉइंटेड आउट, कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है सम क्वालिटीज, कुछ गुणों का, which make a man's life sublime, जो किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बना देती हैं। जो गुण किसी व्यक्ति के जीवन को अच्छा बना देते हैं, सबलाइम का मतलब उत्कृष्ट बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। ओके, ऐसे गुणों की बात करेगा। द पोएम टेल्स अस, ये कविता हमसे बताती है दैट मॉरल क्वालिटीज आर बेटर देन वर्ल्डली पोजेशंस, कि मॉरल क्वालिटीज, जो नैतिक गुण होते हैं,
जो व्यक्ति के चरित्र के नैतिक गुण होते हैं आर बेटर देन वर्ल्डली पोजेशंस, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। बेटर का मतलब, बेटर जो है गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, बेटर का मतलब ज्यादा अच्छा, तो आर बेटर ये ज्यादा अच्छे होते हैं, नैतिक गुण व्यक्ति के चरित्र के ज्यादा अच्छे होते हैं देन वर्ल्डली पोजेशंस, सांसारिक धन संपत्तियों की तुलना में। किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन संपत्ति हो लेकिन वो गुणहीन हो, क्वालिटी लेस हो आदमी, तो वो आदमी राइटर कहता है ठीक नहीं है। आदमी के पास धन संपत्ति भले ना हो, गरीबी हो, लेकिन उसके नैतिक मूल्य और उसके गुण अच्छे होने चाहिए सुखी जीवन जीने के लिए। ये लाइन का सेंस है बेटा। In his own peculiar way, he says that a man who is lord of himself, though he may have no land, is an ideal person. In his own peculiar way, अपने विशेष तरीके से, अपने कहने के विशेष तरीके से, he says, कवि जो है वो कहता है, अपने विशेष तरीके से कवि कहता है कि, क्या कहता है? A man who is lord of himself, एक ऐसा व्यक्ति, a man, एक ऐसा व्यक्ति, who is lord of himself, जो खुद का मालिक है, यानी जो नौकर नहीं है, जो नौकरी नहीं करता, किसी के अंडर काम नहीं करता, यानी उसका कोई मालिक नहीं है, वो व्यक्ति अपना खुद का मालिक है, स्वयं का मालिक है। Who is lord of himself, though he may have no land, यद्यपि ऐसा हो सकता है कि उसके पास लैंड ना हो। लैंड का मतलब जमीन जायदाद, यहां पर लैंड का मतलब खाली जमीन से नहीं है, लैंड का मतलब है जमीन जायदाद, धन संपत्ति, उसके सेंस में लिखा हुआ है। यद्यपि ऐसा हो सकता है कि उसके पास धन संपत्ति ना हो, लेकिन फिर भी वो अपना मालिक होता है। इज एन आइडियल पर्सन, वो व्यक्ति आदर्श व्यक्ति होता है। इज एन आइडियल पर्सन, वही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि धन संपत्ति है तो व्यक्ति आदर्श हो जाता है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। दस इन द लास्ट लाइन ऑफ द डायडैक्टिक पोएम, इस प्रकार से, 10 का मतलब होता है बेटा इस प्रकार से, इस प्रकार से इन द लास्ट लाइन ऑफ द डायडैक्टिक पोएम, इस शिक्षाप्रद कविता की अंतिम लाइन में, आखिरी लाइन में, ये जो शिक्षा देने वाली कविता है, इंस्पायरिंग पोएम है, इस पोएम की आखिरी लाइन के अंदर ही सेज क्लियरली, कवि जो है स्पष्ट रूप से कहता है, क्लियरली कहता है, क्या कहता है? एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। आप जब पोएम अभी पढ़ेंगे तो उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए भी, हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। ये जो बेटा हैथ का वर्ड है, HATH, ये जो हैथ का वर्ड है ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, पुरानी इंग्लिश में यूज किया जाता था। आज इसकी जगह पे वर्ड यूज किया जाता है हैज, HAS, दैट इज, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है इसलिए यहां पे हैथ लिखा हुआ है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। ये लास्ट लाइन की बात है। तो ये थी तो बेटा अबाउट द पोएम की बात। अब हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई होप कि आपको अबाउट द पोएम समझ में आया होगा। पोएम को आप लोग ध्यान से देखते चले जाइए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, तो फिर पोएम आपको बेहतर समझ में आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला स्टैंजा कहता है इसका, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न ऑन टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। हाउ हैप्पी इज ही, यहां पे पहली बात कुछ चीजें मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं। जितनी भी पोएम है इसमें क्वेश्चन वर्ड ऑलमोस्ट हर स्टैंजा में यूज किए गए हैं। जितने भी स्टैंजाज आएंगे सबके अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन नहीं बना रहा है, तभी पूरी पोएम के अंदर आपको कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, तो जो कि क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, असर्टिव सेंस में लिखे हुए हैं, सकारात्मक सेंस में लिखे हुए हैं, जिनको हम लोग ग्रामर की भाषा में कहते हैं जकार। ये जकार हो जाते हैं। ओके, इनको सबको जा से पढ़ा जाता है। तो पहली ही लाइन में लिखा हुआ है हाउ, हाउ हैप्पी इज ही, कितना सुखी है वह, बॉर्न और टॉट, जिसका जन्म हुआ है इस पृथ्वी के ऊपर, और टॉट या फिर जिसको शिक्षित किया गया है। जन्म हुआ है धरती पर मनुष्य के रूप में और उसको शिक्षित भी किया गया है। शिक्षा आदमी क्यों लेता है? गुण पाने के लिए, संस्कार पाने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, इसलिए शिक्षा होती है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गुण का होना बड़ा जरूरी है। आदमी इस धरती पर पैदा हुआ है, उसने जन्म लिया है, उसको शिक्षित किया गया है। शिक्षा के अपने उद्देश्य होते हैं, आदमी को बेहतर इंसान बनाना। शिक्षा का उद्देश्य ये कभी नहीं होता कि आदमी शिक्षा लेके नौकरी पाएगा, ये तो सिर्फ एक उसका रिजल्ट हो सकता है, एक परिणाम हो सकता है, लेकिन शिक्षा का बेसिक पर्पज ये होना चाहिए कि आदमी को अच्छा इंसान बनना है। उसकी बात कर रहा है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, कितना सुखी है वह जिसका जन्म हुआ है या जिसे शिक्षित किया गया है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, दैट सर्व्ड नॉट, सर्व का मतलब होता है बेटा सर्व्स,
यहाँ पे आज की इंग्लिश में ईएस लगा के पढ़ा जाएगा। दैट सर्व्स नॉट, जो किसी की सेवा नहीं करता है, अनदर्स विल, किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं की। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, कितना सुखी है वह। राइटर का मतलब है कितना सुखी है वह, का मतलब बहुत सुखी है वह। जैसे आप इसको ग्रामर की लैंग्वेज में समझिए, जब आप कहते हैं कितना अच्छा दृश्य है, तो कितना अच्छा दृश्य है का मतलब आप कोई क्वेश्चन तो नहीं कर रहे हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दृश्य बड़ा अच्छा है, सीन बड़ी अच्छी है। उसी सेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कितना सुखी है वह जिसका जन्म हुआ है, जिसको प्रशिक्षित किया गया है, जो किसी दूसरे की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर, जिसके रक्षा कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदार विचार होते हैं। जिस व्यक्ति के ईमानदार विचार ही उसके रक्षा कवच होते हैं, यानी वो किसी दूसरे से अपनी रक्षा की उम्मीद नहीं करता है, वो अपनी रक्षा की उम्मीद अपनी ईमानदारी पे करता है। ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदार विचार होते हैं और वही उसकी रक्षा करते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य, मतलब का मतलब होगा ये बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। वो आदमी सत्य की बात मानता है, केवल किसी के कहने की बात नहीं मानता है। एंड सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, उसका सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे बड़ा कौशल होता है। ये जो स्किल वर्ड आता है, स्किल का मतलब होता है कौशल या गुण, और अटमोस्ट का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है, सर्वाधिक, सबसे बड़ा। तो जिसका साधारण सत्य ही जिसका सबसे बड़ा गुण होता है। इस तरह से आपका पहला स्टैंजा फाइनल होता है। whose passions not his masters are, अगले स्टैंजा की शुरुआत हो रही है whose से, और ये भी असर्टिव सेंस में लिखी हुई है। whose passions not his masters are, जिसकी उत्तेजनाएं, जिसके उत्साह, पैशन का मतलब बेटा उत्तेजनाएं या उत्साह या फिर इच्छा भी आप कह सकते हैं। पैशन का मतलब वैसे तो उत्साह होता है। whose passions not his masters are, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, इच्छाओं का दास नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को, आपके पास बॉडी में 5 तरह के सेंसेस होते हैं, इंद्रियां होती हैं, तो जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखता है, जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, ये लाइन का सेंस है। whose passions not his masters are, जिसकी उत्तेजनाएं, इच्छाएं उसकी मालिक न हो। whose soul is still prepared for death, और जिसकी आत्मा is still prepared, सदैव, still का मतलब हो जाएगा यहाँ पे always, सदैव, हमेशा, still prepared, हमेशा तैयार रहती है, और जिसकी आत्मा सदैव तैयार रहती है, काहे के लिए? for death, मरने के लिए। जो व्यक्ति मरने के लिए सदैव तैयार रहता है, यानी जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता, जो मृत्यु के भय से कभी स्टेटमेंट अपना बदलता नहीं है। Whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा सदैव प्रिपेयर्ड, तैयार रहती है, काहे के लिए? फॉर डेथ, मरने के लिए। जिसकी आत्मा सदैव मरने के लिए तैयार रहती है, यानी जो व्यक्ति मौत से कभी नहीं डरता, मरने से नहीं डरता। अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, अनटाइड अनटू द वर्ड, अनटाइड का मतलब बंधन मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो बंधन फील नहीं करता, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ड, सांसारिक चीज से, किसी भी सांसारिक लगाव से, मोह से, संपत्तियों से बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त होता है। विद केयर, विद केयर का मतलब परवाह, केयर का मतलब होता है परवाह या चिंता करना। जो सांसारिक किसी भी चीज की, जितना भी मटेरियल थिंग्स हैं, मटेरियल थिंग्स की परवाह नहीं करता, वो चिंता नहीं करता। और ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीद, ना तो उसे राजकुमारों जैसा प्रेम चाहिए। सुखी व्यक्ति की बात कर रहा है, हर एक स्टैंजा में सुखी व्यक्ति के अंदर होना क्या चाहिए, उसी की बात कर रहा है। ना तो उसको राजकुमारों जैसा प्रेम चाहिए, और वल्गर ब्रीद, वल्गर का मतलब होगा अशिष्ट, अशिष्ट बातों का, यानी क्रिटिसिज्म का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। अशिष्ट या धूर्त, वल्गर का मतलब होता है। तो यहां पर वल्गर ब्रीद का मतलब होगा क्रिटिसिज्म, आलोचना, आलोचनात्मक बात। तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके अंदर हमेशा खाली आलोचना ही करेंगे, आपकी बड़ाई कभी नहीं करेंगे, वो खाली आपकी आलोचना ही करेंगे। तमाम सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो आलोचनाओं का भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, और बहुत ज्यादा प्रेम का भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो वो प्रेम का कोई आकांक्षी होता है, और ना ही वो आलोचनाओं का कोई फर्क पड़ता है उसके ऊपर। इस तरह से वही व्यक्ति सुखी होता है, ऐसे गुण जिस व्यक्ति में होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टैंजा। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ, जिसका जीवन होता है। हैथ का मतलब पहले मैंने बता दिया है आपको। हु हैथ हिज लाइफ, जिसका जीवन होता है, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से मुक्त, यानी उसके बारे में कोई भी अफवाह कोई भी उड़ा दे। कोई भी अफवाह का मतलब होता है निराधार बात,
ऐसा क्लेम जिसका कोई बेस ना हो, निराधार बात, जिसके बारे में कोई भी अफवाह कोई भी उड़ा दे और उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, जिसके ऊपर अफवाहों का प्रभाव नहीं पड़ता। हुज कंसियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। हुज कंसियंस, कंसियंस का मतलब होता है बेटा अंतःकरण, मन, और जिसका अंतःकरण ही उसका सबसे अच्छा रिट्रीट होता है, सबसे अच्छा आराम स्थल होता है। यानी जो आराम जो आराम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाता, अपने अंतःकरण में ही, अपने मन में ही आराम कर लेता है, अकेलेपन में ही आराम कर लेता है। Whose state can neither flatters feet, और जिसकी स्थिति को, whose state, जिसकी स्थिति को can neither flatters feet, कोई चापलूस लोग कभी डिगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। यानी जिसके ऊपर चापलूसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइन का सेंस सीधे सीधे समझिए आप, जिस व्यक्ति के ऊपर चापलूसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न रून मेक ऑपरेशंस ग्रेट, न रून, रून का मतलब होगा बर्बादी। तो जिस व्यक्ति की बर्बादी मेक ऑपरेशंस ग्रेट, ऑपरेशंस का मतलब होगा विरोधी लोग, विरोध करने वाले, और ना ही जिसकी बर्बादी उसके विरोधियों को बड़ा बनाती है। विरोधियों को बड़ा बनाती है का सेंस क्या होगा? अगर विरोधी लोग हमको बर्बाद करके ये सोचें कि मैंने सामने वाले को बर्बाद कर दिया, फला व्यक्ति को बर्बाद कर दिया, इससे उनको खुशी मिलती हो, तो ये राइटर कहता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो बर्बाद क्या करेंगे आप? वो अपना कुछ मान ही नहीं रहा है, तो बर्बाद क्या करेंगे आप? तो जिसकी बर्बादी उसके विरोधियों को बड़ा नहीं बना सकती, बर्बादी विरोधियों को बड़ा नहीं बना सकती, और चापलूसी का ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही व्यक्ति सही मायने में सुखी हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। ओके, ये था आपका थर्ड स्टैंजा। लेट्स स्टार्ट द फोर्थ स्टैंजा। हु इनवीज नन हुम चांस डथ रेज। हु इनवीज, इनवी का मतलब होता है बेटा ईर्ष्या करना, जलन करना। हु इनवीज नन, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी भी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता, क्योंकि उसके निगाह में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। जो किसी भी व्यक्ति से जलन नहीं करता, हुम चांस डथ रेज, जो मौके की वजह से, किसी भी स्थिति की वजह से पैदा हुई है। जलन हमेशा नहीं होती, जलन तब होती है जब कोई हमारे समकक्ष आ जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। तो राइटर ये कहना चाहता है मौके की वजह से भी उसको जलन करने का मौका मिलता है, ईर्ष्या करने का मौका मिलता है, और फिर भी व्यक्ति ईर्ष्या नहीं करता, वही व्यक्ति सही मायने में सुखी हो सकता है। सही मायने में ऐसा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है जो जलन ना करता हो किसी से। नॉर वाइस, वाइस का मतलब होता है बेटा यहाँ पे अवगुण। वैसे VICE वाइस का मतलब उप के सेंस में भी आता है, वैसे हम लोग कहें वाइस प्रेसिडेंट तो हो जाएगा उपाध्यक्ष, लेकिन यहां पर जो वाइस का सेंस आया ये अवगुण के लिए भी आता है। अवगुण, गुण का अपोजिट हो जाता है। नॉर वाइस, और ना ही वो किसी के अवगुणों पर ध्यान देता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं ध्यान देता, कभी नहीं समझता, जो किसी भी व्यक्ति के अवगुणों को कभी नहीं समझता। हर व्यक्ति में सिर्फ गुण ही गुण को वो देखता है, क्वालिटीज देखता है, मेरिट्स देखता है, कभी भी डिमेरिट्स को वो नहीं देखता है, चाहे जो हो वो देखता ही नहीं है। तो कहता है जो किसी भी व्यक्ति की वॉइस को, अवगुणों पे ध्यान नहीं देता, और जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, इस लाइन को बड़े ध्यान से समझिएगा, अक्सर बोर्ड में ये रिपीट किया जाता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, चाहे जितने गहरे घाव, डीपेस्ट का मतलब अंतरिम गहराई, बहुत ही ज्यादा गहराई, चाहे जितने गहरे घाव उसको दे दिए जाएं विद प्रेज, प्रशंसा के माध्यम से, प्रशंसा के माध्यम से, प्रशंसा करके उसको चाहे जितने गहरे घाव दे दिए जाएं। तो आप ये सोचिए प्रशंसा के माध्यम से घाव कैसे दिए जा सकते हैं। तो इस लाइन को इस तरह आप समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेटा जो फ्लैटर होते हैं, जो आपके मुंह पे तो चापलूसी करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, बहुत क्वालिटीज़ आपकी गिनाते हैं, और पीछे से बैक स्टैक कर देते हैं आपको। बैक स्टैक का मतलब आपको पीछे से खंजर मार देते हैं, पीठ पे खंजर मारते हैं। वो लोग पीछे से आपकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, और मुंह पे बहुत चापलूसी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये लाइन लिखी हुई है, जो आपके मुंह पे बड़ाई करेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। उनके बारे में लिखा हुआ है हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के माध्यम से उसको चाहे जितने गहरे घाव दे दिए जाएं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, जो व्यक्ति राज्य के, देश के नियमों को नहीं मानता, देश का जो संविधान बना होता है, जो राजा का विधान है, जो किसी देश का संविधान है, उसको नहीं मानता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो गुड का मतलब भलाई, इंसानियत या मानवता। जो व्यक्ति मानवता के नियमों को मानता है, भलाई के नियमों को मानता है, इंसानियत के नियमों को मानता है, देश के नियमों को नहीं मानता, वही व्यक्ति सही मायने में सुखी हो सकता है। ये क्वालिटीज बताई गई। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्टैंजा। अगला स्टैंजा कहता है बेटा हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे। हु गॉड डथ लेट, डथ जो वर्ड आया इसको आज की इंग्लिश में बोलते हैं डज,
ओल्ड इंग्लिश में इसको डथ कहा जाता था। हु गॉड डथ लेट, जो देर तक यानी दिन के अंतिम समय में भी, दिन के अंत में भी, शाम और रात के समय में भी भगवान के लिए काम करता है। हु गॉड डथ लेट, जो देर तक भगवान के लिए काम करता है, भगवान की सेवा करता है। एंड अर्ली प्रे, अर्ली प्रे, सुबह जल्दी भी भगवान की पूजा करता है, यानी सुबह जल्दी भी भगवान की पूजा करता है और देर तक, दिन के अंत तक भी भगवान की ही पूजा करता है। सारे काम को भगवान के कार्य मानता है, वो अपना कुछ मानता ही नहीं है, भगवान के लिए लगा रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, उसका ज्यादा आकर्षण भगवान में होता है, ईश्वर में होता है, ज्यादा आकर्षण गॉड में होता है देन गिफ्ट्स टू लेंड, उनको गिफ्ट देने की तुलना में। लेंड का मतलब होता है बेटा दे देना, उधार दे देना। यहां पर जो वर्ड यूज किया गया गिफ्ट का मतलब होता है उपहार। तो कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को भगवान को बहुत बड़ा बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है, चढ़ावा बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं। उनके लिए स्पेशली ये लाइन लिखी हुई है कि हु गॉड डथ लेट, जो देर तक भगवान की सेवा करता है, एंड अर्ली प्रे, और जल्दी ही भगवान की पूजा करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, उसका ज्यादा आकर्षण भगवान में होता है उनको उपहार देने की तुलना में। यानी उसको उपहार देना बहुत अच्छा नहीं लगता, भगवान को उपहार हम क्या दे सकते हैं, उसका ज्यादा आकर्षण ही भगवान में होता है, सारे कार्य वो भगवान के कार्य ही मानता है। ओके, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, हु एंटरटेन्स, जो मनोरंजन करते हुए बिताता है, काहे को, अपने दिन को। द हार्मलेस डे, हार्मलेस डे का मतलब हो जाएगा बेटा हानि रहित दिन, नुकसान रहित दिन, ऐसा दिन जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। और नुकसान काहे नहीं हो सकता, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं उसके पास, वो हर एक सामान ईश्वर का सामान मानता है, भगवान का है। तो कहता है हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो हानि रहित दिन का आनंद लेता है, मजा लेता है, काहे के साथ, विल अ वेल चूजन बुक, किसी अच्छी चुनी हुई किताब के साथ। जो अपने दिन को बिताता है, अपने दिन को पास करता है, बिताता है, काहे के साथ, किसी अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, किताब पढ़ते हुए बिताता है, और या फिर किसी अच्छे चुने हुए दोस्त के साथ, किसी अच्छे दोस्त के साथ अपना समय बिताता है, या फिर किसी अच्छी किताब के साथ अपना समय बिताता है, वही व्यक्ति सही मायने में सुखी हो सकता है, प्रसन्न हो सकता है। ओके, लेट्स स्टार्ट द फाइनल एंड द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। आखिरी स्टैंजा आ रहा है इसका। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, दिस मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, काहे से, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, विभिन्न प्रकार के बंधनों से। वो व्यक्ति किसी भी तरह के बंधन को स्वीकार नहीं करता, कहीं भी बंधा हुआ नहीं रहता। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। ओके, किसी भी तरह से लगाव जुड़ाव नहीं महसूस करता, कुछ भी अपना मानता ही नहीं है, वो सभी बंधनों से मुक्त होता है। और होप टू राइज और फियर टू फॉल, होप टू राइज, उसको आगे बढ़ने की आशा नहीं होती, बहुत ज्यादा धन संपत्ति बनाने की, नाम बनाने की, पैसा बनाने की आशा नहीं होती उसको, उम्मीद नहीं होती। और फियर टू फॉल, और नीचे गिरने का भय भी नहीं होता, क्योंकि गिरेगा क्या, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो गिरेगा क्या। जमीन पे खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं गिर सकता, जो व्यक्ति ऊपर उठा हुआ होता है आसमान में, वही गिर सकता है। ओके, फिलोसफिकल बात है। अब होप टू राइज और फियर टू फॉल, उसके ऊपर ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होती उसके अंदर, और फियर टू फॉल, और नीचे गिरने का भय भी नहीं होता, डर भी नहीं होता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति खुद का मालिक होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता, अपने ऊपर का कोई मालिक वो नहीं रखता, किसी के अंदर वो नौकरी नहीं करता, सर्विस नहीं करता। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति खुद का मालिक होता है, स्वयं का मालिक होता है। डू नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो धन संपत्ति, लैंड का मतलब मैंने पहले बताया, इसका जो धन संपत्ति के सेंस में यूज किया गया है, लैंड का मतलब खाली जमीन नहीं है, जमीन जायदाद के सेंस में आया है। ओके, डू नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो जमीन जायदाद का मालिक नहीं होता है, लेकिन अपना मालिक जरूर होता है, अपनी बॉडी का मालिक वो जरूर होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इस स्टैंजा को भी कई बार बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेनेशन के पूछा गया, एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जा सकता है ये स्टैंजा। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, दिस इज द फाइनल लाइन ऑफ दिस पोएम। हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास ऐसा हो सकता है कि कुछ भी ना हो, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, पैसा रुपया, जमीन जायदाद, उसके पास ये सारी चीजें ना हो, लेकिन फिर भी उसके पास मोरली, नैतिक रूप से वो बहुत अमीर होता है, उसके पास सब कुछ होता है। ओके, तो इस तरह से बेटा ये पोएम फाइनल हो जाती है। आई होप कि आपको ये पोएम जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप थ्रू कमेंट एनी टाइम यू कैन आस्क,
आप कभी भी पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर करेंगे। इस पोएम को आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो वंस, टू, थ्राइस, 1, 2 बार, 3 बार आप जब वीडियो को देख लेते हैं आप लोग, तो ये पोएम आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेटा एक और बात रह गई है, यहाँ पे जो वल्गर का मतलब अशिष्ट या धूर्त लिखा हुआ है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है। यहाँ पे धूर्त होना चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ पे बेटा धूर्त होना चाहिए। ओके, अशिष्ट या धूर्त कहा जाएगा इसको। थैंक यू।